हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। इस वीडियो के अंतर्गत हम सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत एक नए कौशल के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आइए जिस कौशल के ऊपर चर्चा करते हैं वो है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, जिसे प्रॉबिंग क्वेश्चंस स्किल भी कहते हैं। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल को अनुशीलन प्रश्न कौशल भी कहा जाता है। पाठ के विकास के लिए शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता है और कई बार जब वे प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ रहते हैं तो सही उत्तर निकलवाने के लिए शिक्षक जिन प्रश्नों की सहायता लेता है उन्हें खोजपूर्ण प्रश्न या अनुशीलन प्रश्न कौशल कहते हैं। इसी के आधार पर जंगीरा और सिंह ने खोजपूर्ण प्रश्न कौशल को परिभाषित करते हुए कहा कि अनुशीलन प्रश्न कौशल वह है जिसमें छात्रों की अनुक्रिया पर क्रम से प्रश्न पूछकर गहराई तक पहुंचाया जा सकता है एवं जिससे छात्र से निर्धारित उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ऐसे प्रश्न जो छात्रों को अधिक गहराई से समझने के योग्य बनाएं, उन्हें अधिक चिंतनशील बनाएं, उन्हें पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर ले जाने में सहायता करें, वे ही खोजपूर्ण प्रश्न कहलाते हैं। शिक्षक ऐसे प्रश्नों का प्रयोग कौन सी परिस्थिति में करता है, यह जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो देखते हैं हम ऐसी कौन कौन सी वे परिस्थितियाँ हैं। सबसे पहले, जब छात्र शिक्षक द्वारा पूछे प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ होते हैं तो भी शिक्षक अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए खोजपूर्ण प्रश्न कर सकता है। उसी प्रकार से जब कभी छात्र प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दे पाते हैं तो शिक्षक उस स्थिति में पहले से अधूरे उत्तर को पूरा करने के लिए कोई सहायक प्रश्न पूछ सकता है जिससे छात्र को कोई संकेत मिल सके। उसी तरीके से कभी कभी छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने के लिए भी एक ही प्रश्न को अन्य छात्रों से पूछा जा सकता है। उसी प्रकार से जब शिक्षक छात्रों को उनकी समस्याओं के सभी पक्षों से परिचित कराना चाहता है तो ऐसी स्थिति में प्रश्न की संरचना में कुछ परिवर्तन करके छात्रों से पुनः प्रश्न पूछा सकते हैं। इससे छात्र समस्या की गहराई तक जा सकता है और छात्रों की चिंतन शक्ति के विकास के लिए शिक्षक क्यों वाले प्रश्न भी पूछ सकता है। इसी के आधार पर खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के घटक कौन कौन से हैं उन्हें हम एक एक करके देखते हैं। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ द प्रॉबिंग क्वेश्चंस स्किल। सबसे पहला घटक है संकेत देना, जिसे प्रॉम्प्टिंग कहा जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा पी। जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं या कुछ कहते हुए रुक जाते हैं या हिचकिचाहट का अनुभव करते हैं तो ऐसी स्थिति में शिक्षक छात्रों के आत्मविश्वास को बनाए रखने एवं उनकी सहायता के लिए उत्तर देने के लिए कुछ संकेत देता है। मतलब थोड़ा सा उत्तर बताते हुए उन्हें पूरा उत्तर बताने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसके बाद में अगला घटक है विस्तृत सूचना प्राप्ति, जिसे कहेंगे सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा SFI। जब छात्र अधूरा उत्तर देते हैं तब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का उद्देश्य छात्रों से और अधिक जानकारी हासिल करना होता है। उसके बाद में अगला घटक है पुनः केंद्रीकरण, जिसे कहेंगे रीफोकसिंग, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा RF।
छात्रों के वर्तमान ज्ञान के सहारे विषय को अन्य विषय व परिस्थितियों से जोड़ने के लिए और छात्रों को या छात्रों के ध्यान को बार बार केंद्रित करने के लिए छात्रों को प्रेरित करने को ही पुनः केंद्रीकरण कहते हैं। उसके बाद में अगला कंपोनेंट है पुनः प्रेषण या फिर पुनः निर्देशन, जिसे कहेंगे रीडायरेक्शन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा RD। छात्र सहभागिता प्राप्त करने के लिए एवं प्रत्येक छात्र की बोध क्षमता की जानकारी के लिए एक ही प्रश्न को कई छात्रों से पूछा जाना या किसी प्रश्न के छोटे छोटे प्रश्न बनाकर छात्रों से उत्तर प्राप्त करते हुए मूल प्रश्न पर आना पुनः निर्देशन कहलाता है। इसके बाद में अगला घटक है आलोचनात्मक सृजकता में वृद्धि, जिसे कहेंगे इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म होगा ICA। छात्रों की सूक्ष्म सोच शक्ति का विकास करने के लिए छात्रों से क्यों और कैसे वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से छात्रों के सही उत्तर की सार्थकता की व्याख्या को तर्कसंगत बनाने के लिए ऐसे प्रश्न का उपयोग किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि जो हम प्रश्न पूछते हैं या जो हम प्रश्नों की संरचना करते हैं वो संरचना किस प्रकार से होती है, उसमें प्रश्नों के कितने स्तर होते हैं। तो प्रश्नों की संरचना में प्रश्नों के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला स्तर होता है निम्न स्तर, जिसके अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा स्तर होता है मध्यम स्तर, जिसमें 25 से 30 या 50 से 75 शब्दों वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे आखिरी स्तर होता है उच्च स्तर, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बात ये ध्यान रखनी ज़रूरी है छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं को कि प्रश्न पूछते समय कुछ सावधानियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं ऐसी कौन कौन सी सावधानियाँ हैं जो हमें बरतनी चाहिए। सबसे पहली सावधानी, प्रश्न उच्च गुणवत्ता वाले होने चाहिए। दूसरी, ऐसे प्रश्न न बनाएं जिनके उत्तर हाँ या ना में हो। तीसरी सावधानी, प्रतिध्वनित या संकेत प्रश्न का उपयोग न करें। चौथी सावधानी, दोहरे प्रश्न से बचें। पांचवी, अनेकार्थ या अस्पष्ट प्रश्नों से बचें। छठी सावधानी, सुनिश्चित, संक्षिप्त एवं यथार्थ प्रश्न ही पूछने चाहिए। सातवीं सावधानी, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्धियों नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी अशुद्धि उसमें नहीं होनी चाहिए। एक छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं को इतनी सावधानियां अपने प्रश्न की संरचना करते वक्त या प्रश्न बनाते वक्त रखनी ज़रूरी होती है। आइए अब हम यह देखते हैं कि अनुशीलन प्रश्न कौशल की एक पाठ योजना बनती कैसे है। ये देखिए, पिछली भी कई वीडियो में ये बता चुके हैं कि पाठ योजना बनाते समय सबसे पहले छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका को अपनी जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है वो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। मतलब सबसे पहले उसे अपना नाम लिखना होता है, फिर उसके नीचे महाविद्यालय का नाम लिखना होता है, फिर उसके साथ बिल्कुल छात्राध्यापिका के नाम के सामने समय लिखना होता है। चूँकि ये माइक्रो टीचिंग है, सूक्ष्म शिक्षण की पाठ योजना है, इसीलिए ये 5 से 7 मिनट की ही होती है। फिर महाविद्यालय का नाम आपने जहाँ लिखा है वहाँ पर आपको कक्षा लिखनी होती है कि आपने कौन सी कक्षा को ये पढ़ा रहे हैं। उसके बाद विषय लिखना होता है, जो भी आप जिस सब्जेक्ट का ये बनाना चाहते हैं। उसके बाद में दिनांक लिखना होता है, जिस भी दिनांक का आप ये पाठ योजना पढ़ा रहे हैं। उसके बाद प्रकरण लिखना होता है और कालांश लिखना होता है, मतलब आपने कौन से पीरियड में ये पाठ योजना पढ़ाई है। अब उद्देश्य के अंतर्गत हम जिस भी कौशल के बारे में यहाँ पढ़ा रहे हैं या पाठ्य योजना बना रहे हैं उसी का नाम लिखना होता है। जैसे कि ये पाठ्य योजना क्रमांक 1 है, 2 है, तो पाठ्य योजना क्रमांक 2 में भी अनुशीलन प्रश्न कौशल का अभ्यास करना ही लिखा जाएगा। जैसे कि हम पीछे भी कई बार बता चुके हैं कि पाठ्य योजना नंबर 1 और पाठ्य योजना नंबर 2 में उद्देश्य लिखते टाइम अभ्यास करना ही लिखा जाता है। और जब हम तीसरी पाठ्य योजना की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा जाता है दक्षता प्राप्त करना। मतलब तीसरी पाठ्य योजना में इसका उद्देश्य लिखा जाएगा अनुशीलन
प्रश्न कौशल में दक्षता प्राप्त करना। फिर उसके बाद में हमारा आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत पहले भी हम बता चुके हैं 3 कॉलम बनते हैं। पहले कॉलम छात्राध्यापिका का व्यवहार या छात्राध्यापक का व्यवहार, दूसरा जो कॉलम होता है वो होता है विद्यार्थियों का व्यवहार, तीसरा जो कॉलम होता है वो होता है घटक का। मतलब जो भी हमने ऊपर कंपोनेंट्स देखे हैं, घटक देखे हैं, वह यहाँ पर यूज़ करने होते हैं आपको। अब चूँकि ये प्रश्न कौशल है, इसीलिए इसकी जो शुरुआत होती है वो प्रश्न से ही होती है। अब इन्होंने जो प्रकरण लिया है वो लिया आर्द्रता। अब आर्द्रता के ऊपर ही आधारित सारे प्रश्न होंगे और कहाँ पर कौन सा कंपोनेंट कैसे यूज़ करना है वो भी हम बताते चलते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत सबसे पहला उन्होंने पूछा है आर्द्रता किसे कहते हैं। अब यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पा रहा है, मतलब यहाँ पर उसका आएगा P। अब जब छात्र उत्तर नहीं दे रहा है तो जो छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक होते हैं उन्हें छात्रों को कुछ संकेत देना रहेगा। P मतलब प्रॉम्प्टिंग, संकेत देना। प्रॉम्प्टिंग के अंतर्गत जब छात्र रुक जाता है या हिचकिचाता है या उत्तर नहीं दे पाता है तो ऐसे समय उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जो भी उसे पढ़ा रहा होता है उसे वहाँ पर कुछ संकेत देना होता है। अब यहाँ पर भी उसे उत्तर नहीं देता आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर P इस कंपोनेंट का यूज़ किया गया है। अब जो छात्राध्यापिका है वो संकेत दे रही है, मतलब यदि कपड़ा पानी में डुबा दिया जाए तो उसमें क्या होगा। ये बहुत आसान है, मतलब ये उसे पूर्व ज्ञान है कि क्या होगा। इसका उसने यहाँ पर आंसर दिया, मतलब वो क्या बोल रहा है कि वह कपड़ा गीला हो जाएगा। तो यहाँ पर SFI यूज़ किया गया है, मतलब विस्तृत सूचना प्रणाली। यहाँ पर जो भी छात्र से हमने प्रश्न पूछा उसका उसने उत्तर तो दिया, लेकिन हमें जो उत्तर चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि हमने सबसे पहला उससे प्रश्न पूछा था आर्द्रता किसे कहते, इसका ही आंसर हमें कुछ चाहिए था उससे, और यहाँ पर वो नहीं दे पाया। इसीलिए यहाँ पर SFI का प्रयोग किया गया है, मतलब यहाँ पर उसने अधूरा उत्तर दिया है। और अधूरा उत्तर देते जब वो देता है तो उससे ही और ज़्यादा, उससे ही गहराई से उत्तर उसका निकलवाना होता है। वहीं पर SFI का घटक यूज़ किया जाता है। अब वो जो उसने कहा कि वह कपड़ा गीला हो चुका है, उसी के आधार पर फिर जो छात्राध्यापक होते हैं उन्होंने पूछा कि आर्द्रता किसे कहेंगे। फिर वो क्या करेगा, छात्र जो होता है वो छात्र कुछ सोचेगा कि किसे कहेंगे, तो यहाँ पर जो उसने फिर आंसर दे दिया है। अब इसी आंसर के ऊपर अगला प्रश्न पूछते हैं। तो अगला प्रश्न पूछा गया था उससे आर्द्रता का अर्थ क्या है। यहाँ पर जो घटक यूज़ किया गया है वो घटक है ICA। ICA का मतलब होता है आलोचनात्मक सृजकता में वृद्धि। मतलब इसके अंतर्गत छात्रों की जो सूक्ष्म सोच शक्ति होती है उस शक्ति का विकास करना होता है। तो यहाँ पर पहले ऊपर जो छात्र ने आंसर दिया था उसी आंसर को आगे बढ़ाते हुए उसकी सूक्ष्म शक्ति का सोच करते हुए उससे और अधिक गहराई से आंसर निकाला गया। आर्द्रता क्या है, आर्द्रता का अर्थ क्या है इसका, इसीलिए यहाँ पर ICA का प्रयोग हुआ। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया कि आर्द्रता के बारे में बताइए, मतलब और गहराई से पूछा जा रहा है उससे कि अब आर्द्रता जो उसने आंसर निकाल लिया है वह क्या है। मतलब यहाँ पर RF का घटक यूज़ होगा। वो क्यों होगा, तो वो इसलिए होगा कि उसकी जो भी वर्तमान ज्ञान है, उसे जो कुछ भी मालूम है, उसी का सहारा लेते हुए उसके पूर्व ज्ञान को उसी विषय से या उसी अन्य परिस्थिति से या अन्य विषय से वहाँ पर जोड़ा गया है। मतलब वहाँ पर उसकी फोकसिंग की गई है, उसका जो भी ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है, उसकी फोकसिंग की गई है यहाँ, इसीलिए यहाँ पर RF का प्रयोग हुआ है। उसके बाद में जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि आर्द्रता की परिभाषा बताइए। अब आर्द्रता की परिभाषा बताइए। अब यहाँ पर भी उसकी जो वर्तमान ज्ञान है, उसने जो भी आंसर दिया है उसी के आधार पर उससे और ज़्यादा गहराई से जानकारी निकाली जा रही है, मतलब उसका पुनः केंद्रीकरण किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर भी RF का ही प्रयोग किया गया है। फिर उसी के बाद में P का प्रयोग किया है। देखिए उसी तरीके से ICA का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में आपका RF का प्रयोग किया गया है। हम पहले भी बता चुके हैं कि जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है। जहाँ पर हम जैसा जानकारी देते हैं या विद्यार्थियों से जैसी हम जानकारी लेते हैं उसी के आधार पर हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यूज़ होते हैं, उसका कोई भी क्रम नहीं होता है। देखिए यहाँ पर भी P का ही प्रयोग किया गया है। अब उसके बाद में
जो अगला है जैसे SFI का प्रयोग किया गया है, मतलब विस्तृत सूचना प्रणाली यहाँ पर उससे निकाली गई है। फिर RF का प्रयोग किया गया है, फिर ICA का प्रयोग किया गया है। देखिए जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ वहाँ पर मतलब कंपोनेंट यूज़ किया गया है। उसके बाद में अब देखिए अगला आ गया है यहाँ पे RD का प्रयोग किया गया। RD मतलब पुनः निर्देशन, मतलब जो छात्र होते हैं उनकी सहभागिता प्राप्त करने के लिए छात्रों की जो बोध क्षमता होती है, जो बोध क्षमता की उन्हें जो जानकारी होती है उसको और बढ़ाने के लिए उनसे एक ही प्रश्न को कई छात्रों से पूछा जाता है। मतलब कक्षा के अंतर्गत केवल एक से ही प्रश्न का आंसर हासिल कर लिया तो चुप नहीं रहा जाता है, बल्कि और लोगों से भी उसी प्रश्न को बार बार दोहराया जाता है। या तो फिर कभी कभी जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं और वो मतलब आंसर नहीं दे पाता है तो ऐसे समय प्रश्नों के छोटे छोटे प्रश्न बना दिए जाते हैं और फिर वह प्रश्नों के आंसर निकाल के फिर हम हमारे मूल प्रश्न पर पहुंचते हैं। मतलब और यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि जहाँ पर जो छात्राध्यापिका जैसा कर रही है वो लिखा हुआ आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि छात्राध्यापिका यह प्रश्न दूसरे छात्र से पूछती है, मतलब एक से तो पूछ लिया है, फिर दूसरे से पूछ रही है, फिर तीसरे से, जब तक कि उसे आंसर नहीं मिलता है तब तक वो पूछी चली जाती है। ये देखिए फिर से वही चीज़ आई है, फिर से P का यूज़ हुआ है, फिर SFI का यूज़ हुआ है, फिर RD का यूज़ हुआ है, फिर उसके बाद में ICA का यूज़ हुआ है। फिर देखिए मतलब एक कंपोनेंट हम जो लेसन प्लान हमारी बनती है या पाठ्य योजना बनती है उसमें हम एक कंपोनेंट को एक से अधिक बार भी प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पर जैसा भी जितना हमारा पाठ है उस पाठ के आधार पर हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं हम वो प्रयोग कर सकते हैं। उसी के बाद में देखिए सबसे लास्ट में फिर हमारी बनती है अवलोकन निरीक्षण तालिका बनती है, जिसके अंतर्गत भी हमारे 4 घटक बनते हैं। पहले क्रमांक आता है, फिर घटक का नाम आता है, आवृत्ति आती है, फिर कुल आता है। मतलब जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं वो कितने बार हमने लेसन में हमारी पाठ्य योजना में कब कितने बार कैसे यूज़ किए हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाती है। फिर उसका टोटल होता है और फिर उसके बाद में लास्ट में अपने छात्राध्यापिका के हस्ताक्षर, शिक्षक निरीक्षक के हस्ताक्षर आते हैं। उसी प्रकार से देखिए इंग्लिश मीडियम की भी पाठ्य योजना बनी है, वही चीज़ है। इसमें भी देखिए नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दी गई है, फिर उसके बाद में इनके 3 कॉलम बने हैं। फिर अब देखिए SFI का यहाँ प्रयोग किया गया। हमने पिछली पाठ्य योजना में देखा कि P का प्रयोग हुआ था, मगर यहाँ पर SFI का पहला प्रयोग किया है। हमारा कहने का मतलब यही है कि कंपोनेंट्स जो है वो पूरी पाठ्य योजना में जहाँ हमारी ज़रूरत होती है, हमारे लेसन में जहाँ जिस कंपोनेंट की ज़रूरत होती है उसी कंपोनेंट से उसकी शुरुआत भी हो सकती है और उसी के आधार पर उसे हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए पूरी की पूरी पाठ्य योजना है, उसी तरीके से ये पूरी की पूरी पाठ्य योजना बनी है। एक कंपोनेंट कई बार यूज़ किया गया है, कोई कंपोनेंट में सीक्वेंस नहीं है। जहाँ पर जिस कंपोनेंट की ज़रूरत है वो कंपोनेंट वहाँ पर उसका यूज़ किया गया है। ये देखिए पूरी की पूरी जो हमारी पाठ्य योजना है वैसी ही सेम आती है, पूरी की पूरी पाठ्य योजना है हमारी। उसके बाद में हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल आ गया है और इसमें भी सेम वही कितने कौन से कब यूज़ किए गए हैं। इसमें कंपोनेंट्स के नेम अलग से लिखे हैं, उसके सिंबल्स भी लिखे हैं। ज़रूरी अगर आपको ऐसा अच्छा लगता है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर केवल सिंबल्स ही डालकर हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। और सबसे लास्ट में वही सिग्नेचर आते हैं। इस प्रकार से पूरी की पूरी पाठ्य योजना हमारी बनती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले कौशल के साथ। धन्यवाद।